तो इस प्रकार के अधिनियमों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न तकनीकी शब्दावलियों को आइए समझने का प्रयास करते हैं। तकनीकी शब्दावलियां यानी टॉपिक अगर लिखा जाए तो क्या, तो तकनीकी शब्दावलियां। ठीक है, जैसा कि अभी पिछले चर्चा में आपने समझा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मूल उद्देश्य यह था कि लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, जितना ज्यादा संभव हो उतना किया जा सके, ये मूल उद्देश्य था। तो जब ऐसा था तो बहुत सारी व्यवस्थाओं को भी बनाना था। कौन टैक्स लेगा, कौन वसूलेगा, कौन किससे क्या करेगा, बहुत सारी बातें इसमें शामिल होती हैं। सीएनटी एक्ट या एसपीटी एक्ट या ऐसे कई भूमि संबंधी अधिनियमों में जब आप गौर करेंगे तो आपको कई सारे तथ्य पे कई सारे फैक्ट्स नजर आएंगे, कई सारे टेक्निकल टर्म्स नजर आएंगे। उन टर्म्स की समझ अगर आपको नहीं है तो आप इस एक्ट को नहीं समझ पाएंगे, और जितनी क्लियर कट समझ होगी, जितनी स्पष्ट समझ होगी, यह टॉपिक आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। इसलिए अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो शब्दावलियों के तौर पर जो आपसे बातें होंगी, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी को देना। ठीक है, तभी आप आगे चल करके चीजों को समझ पाएंगे और सारा क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा। देखिए क्या है, हम अगर राजस्व प्रशासन की बात करें आज के तौर पर, आज के दिनों में, तो कैसा प्रशासन है हमारे यहाँ। देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले एक चीज होता है जिसको कहते हैं गांव, और 10 से 12 गांव मिलकर के एक व्यवस्था आता है जिसको कहते हैं हल्का। हल्का, आप कई बार सुनेंगे हल्का कर्मचारी, सुने होंगे। इसी लेवल पे अंचल निरीक्षक होता है, पटवारी होता है ना। कई हल्का, 10 से 12 हल्का मिलकर के एक व्यवस्था बनता है जिसको आप कहते हो अंचल। और कई अंचल किसके अंडर में होता है, तो जिला। जिला के पहले एक और व्यवस्था है अनुमंडल, और अनुमंडल के ऊपर एक व्यवस्था आती है जिसको कहते हैं जिला। ये राजस्व प्रशासन का एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर है। अगर आप देखने जाएं कि कौन कौन इसमें आपको मिलेंगे, तो गांव के लेवल पे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिलेगा नहीं। ये जो हल्का, यहाँ पे एक हल्का कर्मचारी होता है, या आप उसको राजस्व कर्मचारी भी कहते हो। अंचल के लेवल पे आपको अंचल निरीक्षक नजर आ जाते हैं, अंचल निरीक्षक नजर आ जाते हैं जिसको आप सीआई कहते हैं। अभी जो जेएसएससी सीजीएल का जो पोस्ट आया था उसमें सीआई के पद हैं। या अच्छा, इसको एक और नाम देते हैं पटवारी भी बोल देते हैं अलग अलग स्टेट में। ठीक है, और इसी अंचल के लेवल पे अंचलाधिकारी हैं जिसको आप सीओ साहब बोलते हैं। इसी प्रकार अनुमंडल के लेवल पे जो व्यक्ति है जिसको आप एसडीओ बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, यानी अनुमंडल पदाधिकारी। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं, या डेप्यूटी कमिश्नर बोल सकते हैं, यानी उपायुक्त होते हैं, जिला समाहर्ता होते हैं, है ना, या जिला दंडाधिकारी होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के वो एक पूरी की पूरी जो राजस्व प्रशासन की जो व्यवस्था है उसका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप जब जाते हो इस अधिनियम में, आगे इस अधिनियम का अगर आप नाम की बात करें तो क्या नाम है, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम, ये ना नाम है जी। यहां ध्यान क्या रखना, एक टर्म आपको मिलता है और वो है कास्ट। और कास्ट का मतलब कुछ नहीं बल्कि खेती है, एकदम एक लाइन में। और इसीलिए एक जो शब्द आ गया कास्ट शब्द से जो बना है काश्तकार, तो मतलब ये है जो खेती करने वाला है। और खेती करने वाला को आप क्या बोलते हो, किसान। और इस अधिनियम में इसको एक और नाम दिया गया है, इसको आप रैयत बोलते हो, रैयत बोलते हो। काश्तकार शब्द का मतलब पहले तो आप इतना ही जानिए। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए एक शब्द आएगा भूधारक,
जिसको आप अंग्रेजी में बोलोगे लैंड होल्डर्स, जो भूमि को धारण किया हुआ है। भूमि को धारण कौन करता है? तो रैयत करते हैं, करते हैं ना, रैयत करते हैं। तो भूधारक के स्थान पर आप रैयत या काश्तकार शब्द भी कह सकते हो। ठीक है, काश्तकार शब्द भी कह सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। तो इतनी बात समझने के बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए। एक टर्म जो भी आप देख रहे हैं रैयत, मैं थोड़ा सा अगले स्लाइड में चलता हूं। एक शब्द है रैयत। अब रैयत क्या है? रैयत को कैसे परिभाषित करेंगे? रैयत शब्द को परिभाषित करने का क्या तरीका हो सकता है? कोई तो तरीका होगा रैयत को। देखिए, वह व्यक्ति, इसको मैं थोड़ा सा परिभाषित कर दे रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत बारीक लेवल की चीजें हैं। वह व्यक्ति व्यक्ति जो जमींदार या प्रोपराइटर, प्रोपराइटर का अंग्रेजी होता है एक शब्द स्वत्वधारी, वास्तव में जो भूस्वामी है, ठीक है ना, वह व्यक्ति जो जमींदार या प्रोपराइटर के अधीन, अधीन याद रखिएगा, कृषि कार्य हेतु, दूसरे कार्य की बात नहीं कर रहा हूं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हेतु भूमि को धारण करता है, यानी भूमि रखता है अपने पास, और सॉरी, भूमि को धारण करता है एवं बदले में जमींदार या प्रोपराइटर को राजस्व या मालगुजारी बोल सकते हैं, अदा करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? रैयत। यहां एक बात और स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि 1950 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया, यानी जमींदारी चीज को ही खत्म कर दिया गया, किंतु 1908 में तो जमींदार थे। समझ रहे मेरी बात? और इसलिए याद रखिएगा कि 1950 में जमींदारी अधिनियम के उन्मूलन के बाद या भारत की आजादी के बाद प्रोपराइटर या जमींदार में मूलतः आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ठीक है, जबकि अगर आप भारत की आजादी की पहले बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोपराइटर कह सकते हैं, स्वत्वधारी, और जो जमींदार लोग थे उनको जमींदार कह सकते हैं। करेक्ट? तो एक व्यक्ति ऐसा है जो जमींदार या प्रोपराइटर के अधीन, उसके अंडर में क्या कर रहा है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हेतु भूमि को धारण करता है, जमीन को अपने नाम में यूज करता है अपने से, और बदले में जमींदार या प्रोपराइटर को रेवेन्यू या मालगुजारी पे करता है। उस आदमी को रैयत कहते हैं। मैं समझता हूं कि आपका रैयत शब्द क्लियर हो गया होगा। आज भी आप और मैं स्टेट गवर्नमेंट के अधीन भूमि को धारण किए हुए हैं, और लैंड रेवेन्यू जो हम लोग भू राजस्व देते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। आज हम रैयत हो गए क्योंकि हमने उसके अधीन, उस स्वत्वधारी के अधीन, उस प्रोपराइटर के अधीन, उस सरकार के अधीन भूमि को धारण किया हुआ है, कृषि कार्य मूलतः, और हम रेवेन्यू पे करते हैं, तो हम हो गए रैयत। अब रैयत की जब बात करोगे तो रैयत के कई प्रकार आपको नजर आएंगे। रैयत के कई प्रकार आपको नजर आ जाएंगे। आइए जरा देखते हैं। अच्छा, इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले, अगर हम 1908 की बात करें या उस पृष्ठभूमि की बात करें, तो सबसे पहले आपको मिलेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1793 में जमींदारी व्यवस्था लॉन्च किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में कई सारे क्या हो जाएंगे?
जमींदार, करेक्ट। और जमींदार के नीचे कई सारे क्या हो जाएंगे, रैयत। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। बाद के काल में, आजादी के बाद की अगर आप बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और जमींदार के स्थान पर एक टर्म आ जाता है जिसको आप क्या बोल देते हो, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। देखिए स्टेट गवर्नमेंट इसीलिए क्योंकि भूमि जो है वो राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लैंड इज ए सब्जेक्ट टू स्टेट लिस्ट, इसीलिए यहाँ पर जो रैयत है किसके अधीन होंगे, राज्य सरकार के अधीन होंगे। मैं क्लियर कर रहा हूं, स्ट्रक्चर को समझिएगा। इस रैयत के अधीन भी एक रैयत होता है, इसके अधीन एक और रैयत होता है और उसको आप कहते हो दर रैयत, या इसको एक और नाम दिया जाता है सिकमी रैयत। जैसे मान लिया जाए आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर शहर में रहते हैं, खुद आप एक रैयत हैं किंतु आप जमीन में खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे, तो आप किसी और को 1 साल 2 साल नहीं बोलते हैं कि भाई तुम खेती करो, उसका कुछ हिस्सा हमें दे दो, वो हो गए आपका दर रैयत। दर या शिकमी एक ऐसा वर्ड है जिसका एक मीनिंग होता है अंडर, अंडर रैयत इसको बोलते हैं, अंडर रैयत। ठीक है, तो अंडर शब्द इसका मीनिंग हुआ, लिटरल मीनिंग जो शाब्दिक अर्थ है। दर रैयत एक और प्रकार का रैयत है। यहां तक आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब जब आप रैयत के अंतर्गत जाओगे, इस प्रॉपर रैयत, तो कितने प्रकार के रैयत आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको 2 और अलग अलग प्रकार के रैयत मिलेंगे। एक का नाम है कायमी रैयत और एक का नाम जिसको आप अंग्रेजी में ऑक्यूपेंसी रैयत बोलोगे, और एक है गैर कायमी रैयत। अब मैं दोनों का क्या है हिसाब किताब बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर से ही क्लियर आपको हो रहा होगा कि चाहे कायमी हो या नॉन ऑक्यूपेंसी, है ना, चाहे नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत हो या गैर कायमी हो, ये होता है किसके अधीन, तो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन या प्रोपराइटर के अधीन या जमींदार के अधीन। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। बोलिए। कायमी रैयत का मतलब दो है, दो बातें हैं, एकदम क्लियर रहिएगा। दो बातें हैं कायमी रैयत का मतलब। एक नंबर पॉइंट, अच्छा इसको एक और नाम दिया जाता है दखलकारी रैयत। क्या है इसका एक और नाम, दखलकारी रैयत। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिंपल ये है कि इस प्रकार के जो रैयत होंगे उसको भूमि पर जो अधिकार है, इसको जो भूमि पर अधिकार है, वो अधिकार एक नंबर की स्थायी प्रकृति का है और दूसरा नंबर इनहेरिटेबल है। इनहेरिटेबल कहने का मतलब यह है कि वो वंशानुगत अधिकार है। समझिएगा बात को। अगर आपको भूमि पर स्थायी अधिकार है, स्थायी परमानेंट, कोई आपको हटा नहीं सकता, और वंशानुगत अधिकार है मतलब आप मर जाएंगे तो आपके बेटे को हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसा आजकल होता है, उस प्रकार के रैयत को कहा जाता है कायमी रैयत। बहुत क्लियरली एकदम चीजों को समझिए। गैर कायमी रैयत में क्या होता है, स्थायी अधिकार या वंशानुगत अधिकार आपका नहीं होता है। यहीं पे गैर कायमी और कायमी का डिफरेंस है। मतलब आप रैयत हो सकते हैं, आप हो सकता है कि जमींदार के अधीन लिए हुए हैं, उसको राजस्व चुका रहे हैं, बट यू डू नॉट पोजेस द परमानेंट राइट ओवर दैट लैंड। आप उस भूमि पर स्थायी अधिकार नहीं रखते हैं, आपके बाद आपके बेटे को मिलेगा, उसके बाद उसके बेटे को मिलेगा, ऐसी बात उस गैर कायमी रैयत के साथ लागू नहीं होता। तो रैयत दो प्रकार, कायमी, गैर कायमी। वो व्यक्ति जिस पर भूमि का अधिकार स्थायी हो और वंशानुगत हो, इनहेरिटेबल हो, वो कायमी रैयत कहा जाएगा। किंतु वह रैयत जिसको भूमि का वर्तमान में तो अधिकार है किंतु स्थायी भी अधिकार नहीं और वंशानुगत भी अधिकार नहीं, वो गैर कायमी रैयत है। इसको गैर दखलकारी रैयत कहते हैं।
इस व्यक्ति को क्या बोल देते हैं? गैर दखलकारी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। तो यहाँ पे दो तीन चीजें क्लियर हो रही हैं, जमींदार या भूस्वामी या भूधारक, प्रोपराइटर, स्टेट गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, आजादी के बाद स्टेट गवर्नमेंट शब्द का जिक्र करें, उनके अंदर में होता है रैयत। दो प्रकार के रैयत हो गए, और रैयत के अंदर में भी होता है जिसको आप अंडर रैयत कहते हैं, दर रैयत। पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप समझ गए एक बार ना, फिर मजा आ जाएगा। इसीलिए दखलकारी रैयत कहने का मतलब क्या हुआ है? भूमि पर जिसका अधिकार स्थायी भी है और वंशानुगत अधिकार। कलेक्ट क्लियर? फिर आगे चलता हूं। अब यहां देखिए, इनके अलावा दो तीन चीजें और आपको मिल जाएंगी। एक टर्म आता है भूइहर, और खूंट कट्टीदार। समझ में आ रही बात? भूइहर, खूंट कट्टीदार, दोनों एक दूसरे का सिनोनिम की तरह यूज करेंगे आप, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम है। भूइहर का लिटरल मीनिंग होता है भूमि का स्वामी, ओनर ऑफ द लैंड, भूमि का स्वामी। ये जो भूइहर और खूंट कट्टीदार हैं, इनको आप कई जगह गांव के मूल प्रवर्तक के रूप में जानोगे। एक और नाम इनका क्या है? गांव का मूल प्रवर्तक, यानी एक तरीके से उस गांव को बसाने वाला। आप यूं भी कह सकते हैं कि उस गांव को बसाने वाला। ठीक है, गांव को बसाने वाला। होता क्या है समझिएगा कि बहुत पहले क्या हुआ कि कुछ लोग पहली बार आए, खास करके आदिवासी जनजातीय लोग। जब हम बात करें रांची और आसपास का क्षेत्र या छोटा नागपुर का क्षेत्र, तो वहां पर जनजातीय मूलवासी आदिवासी ही पहली बार आकर के आए होंगे। पहले पहले आकर के उन्होंने क्या किया कि एक पूरे एरिया को काटा, जंगल था ना सब कुछ, उसको काटा, उसको बढ़िया से कोड़कर मतलब खेती लायक बनाया, और एक गांव के जैसा बसा दिया। तो जिस परिवार ने आकर के ऐसा किया, उस परिवार को ही आप भूइहर या खूंट कट्टीदार कहते हैं। ये एक अलग टर्म है, ये न जमींदार है और न ही रैयत है। मैं स्पष्ट कर दे रहा चाहता हूं, न ही जमींदार है और न ही रैयत है, किंतु चूंकि ये इन्हीं के या इसी ने आकर के इस परिवार ने आकर के इस गांव को बसाया है, इसलिए जब तक इस गांव का अस्तित्व रहेगा, तब तक इन परिवारों को और इन लोगों की एक प्रतिष्ठा होगी। बहुत अच्छी बात समझ लीजिए, प्रतिष्ठा होगी। और न सिर्फ इनको, इनके जो नर वंशज हैं, इनके वंशजों में जो मेल, इनका जो जनरेशन में जो मेल होगा, नर वंशज, उन्हें भी वह प्रतिष्ठा मिलेगी। गांव का वो एक वीआईपी आदमी में से एक। और चूंकि ये रैयत नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये लगान नहीं देते हैं, लगान नहीं देते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने आकर के बड़ी मेहनत करके, उनके परिवारों ने एक जंगल को गांव बना दिया, और आकर के कोई जमींदार हड़प लेता था। समझ रहे मेरी बात? ऐसी चीजें न हो, इसीलिए क्या हुआ, 1869 में एक एक्ट लाया गया जिसको कहा जाता है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। याद रखिएगा, अभी मैं बता रहा हूं बहुत क्लियर चीज। छोटनागपुर भूधृति अधिनियम, इसको अब छोटनागपुर टेन्योर एक्ट कहते हैं। और इस अधिनियम में ही यह बात थी कि जल्दी से जल्दी यह व्यवस्था किया जाए कि इस क्षेत्र में कौन कौन भूइहर हैं और खूंट कट्टीदार हैं, इससे रिलेटेड एक सर्वे किया जाए, एक सर्वे किया जाए। और इसी अधिनियम के उस प्रावधान को मानते हुए क्या हुआ कि 1869 से लेकर के 1880 तक राखाल दास हल्दर नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में
राखाल दास हल्दर के नेतृत्व में क्या हुआ, तो भूइंहरी सर्वे हुआ। और भूइंहरी सर्वे कहने का मतलब और कुछ नहीं कि इस पूरे क्षेत्र में कौन भूइंहर और खूंट कट्टीदार परिवार है उसको बताइए, बस। समझ में आ रही बात। ये राखाल दास हल्दर एक स्पेशल कमिश्नर के रूप में इस क्षेत्र में इनको लाया गया, एक विशेष आयुक्त के रूप में आया गया, बोला गया तुम यार देखो यहीं के हो, समझो चीजों को और एक लिस्ट बनाओ, एक सर्वे करो कि कौन भूइंहर है या खूंट कट्टीदार है। भूइंहर जनरली, भूइंहर जो है, भूइंहर शब्द का जो इस्तेमाल जनरली क्या हुआ कि मान के चलिए कि रांची के पश्चिम का जो इलाका है आज के टाइम में, वहां होता था, मतलब एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि उराओं में टेक्निकली भूइंहर कहा गया और मुंडाओं में खूंट कट्टीदार कहा गया। ठीक है, मुंडा में, मुंडा में खूंट का मतलब परिवार होता है, वो परिवार जिसने काट करके इस जंगल को खेत के लायक बनाया था। तो राखाल दास हल्दर ने छोटनागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अधीन भूइंहरी सर्वे किया, इन्हीं के अंतर्गत हुआ। और इसी सर्वे के अंतर्गत कुछ लोग भूइंहर और खूंट कट्टीदार तय हुए और उन्हें एक अलग अधिकार दिया गया, उन्हें उनके जो परंपरागत अधिकार है दोबारा से बहाल किया गया। बोला भाई आप लोग यहाँ पर काम करिए, आप लोग यहाँ पर रहिए, ठीक है। ये नहीं जमींदार है, नहीं रैयत है और लगान भी नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे क्या है। लेकिन ये लोग अपने अधीन एक विशेष प्रकार के व्यक्ति को भूमि दे सकते हैं खेती के लिए, और उनको कहा गया मुंडारी खूंट कट्टी, खूंट कट्टी कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, अधिकार प्राप्त रैयत। समझ में आ रही बात। मुंडारी खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ये रैयत का ही एक टाइप हो गया। किंतु भूइंहर ये खूंटकट्टीदार जो है वो कभी मतलब न रैयत कहे जाएंगे न जमींदार कहे जाएंगे, ध्यान रखना ये बात। और क्या बात ध्यान रखनी है कि ये वीआईपी लोग हो गए अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में। तो आप मोटा मोटी इन बातों को आप समझ गए होंगे। और याद रखिएगा क्या कि इसी की जो इस प्रकार की जो भूमि जो इनकी थी, जिसको इन्होंने, जिसको खेत मतलब जंगलों को काट कर खेत बनाया, उसको भूइंहर भूमि या खूंट कट्टीदार भूमि कहा जाता है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत क्लियरली, बहुत आसानी से चीजों को आपके सामने रखूं और बहुत मतलब मजा आए आपको। क्योंकि अगर आप बेसिक अच्छा नहीं है ना तो फिर अच्छा नहीं कर पाएंगे। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक अगला स्लाइड लेता हूं। देखिए भूमि, अब भूमि पर जरा लैंड के बारे में जरा आपसे चर्चा कर दूं। लैंड भी दो प्रकार का, पहले मैंने दो नहीं बल्कि कई प्रकार के हैं, लेकिन अभी पहले दो प्रकार का आप जानिए। एक प्रकार जिसको आप कहते हो लैंड में, एक प्रकार जिसको आप कहते हो मजरूआ भूमि, मजरूआ भूमि। और एक प्रकार जिसको आप कहते हो गैर मजरूआ भूमि। समझ आ रही बात। इसी को आप आजकल जीएम लैंड बोल देते हैं। ठीक है, मजरूआ का मतलब होता है, मजरूआ का मतलब होता है, इस मजरूआ अगर शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है कृषि या खेती, कृषि या खेती। रैयतों को जो भूमि दी गई, मैंने अभी परिभाषा में आपको बताया कि खेती के लिए दी गई भूमि। तो यानी मजरूआ भूमि जो है किसी न किसी की अपनी है। मजरूआ भूमि को ये भी आप खेती के लिए अगर किसी को दे दिया गया, यानी निजी भूमि, निजी भूमि। समझ में आ रही बात। यानी जिस पर फसल होती है, जिस पर फसल होती है उसको आप क्या बोल देते हो, अब फसल करने के लिए सरकार स्वयं थोड़ी आएगी, किसी न किसी को निजी जमीन वही ना फसल करेगा, वो मजरूआ भूमि। तो गैर, तो मजरूआ भूमि ये हुआ। वहीं उसी के उलट गैर मजरूआ भूमि के बारे में दो पॉइंट याद रखिएगा। एक तो ये खेती नहीं होता है इसमें, मतलब एक पॉइंट अगर यूं कह दूं कि फसल या खेती नहीं होती है इसमें, फसल या खेती नहीं होती है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एक पॉइंट और अगर यूं कह दूं आपको कि ये एक प्रकार से निजी नहीं है, तो यानी सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि है, गवर्नमेंट का लैंड है ये। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब जो है गैर मजरूआ को आगे दो भागों में बांटा जाता है। एक को आप बोल देते हो जीएम यानी गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ आम भूमि, और एक है जीएम यानी गैर मजरूआ खास भूमि। इनको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। गैर मजरूआ आम
मतलब गैर मजरूआ में या सरकारी भूमि में ऐसी कुछ भूमि है जो आम लोगों के उपयोग में आता है। जो किसके उपयोग में आता है? आम लोगों के उपयोग में आता है। जैसे मान लीजिए सामुदायिक भूमि, सामुदायिक भूमि हो गया, या जैसे रास्ता हो गया, या जैसे पूजा स्थल, सरना स्थल वगैरह हो गया, ग्राम स्थान वगैरह, ग्राम थान, जाहिर थान, ऐसे शब्द जो है। जानवरों की आराम भूमि, गोचर भूमि, जिसको आप जानवर वानवर चराते हैं। यानी एक निश्चित उद्देश्य है इसका, जिसको आम जनता उपयोग करती है, उसको जीएम लैंड सरकारी है किंतु आम जनता उपयोग करती है। किंतु जीएम खास में स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, इसमें इसके अंतर्गत जीएम आम में आप तालाब भी कई बार आता है। ये वो परती जमीन है, ये वो सरकारी परती जमीन है जो किसी खास उद्देश्य से उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये है जीएम आम, यानी गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास भूमि। मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ गए होंगे। जब आप भूमि की बात करते हैं तो एक विशेष प्रकार की भूमि और है, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं, जिसको बोला जाता है कोड़कर भूमि। कोड़कर भूमि, एक सेकंड प्लीज। कोड़कर भूमि है ना, भूमि, कोड़कर भूमि ऐसी भूमि, ठीक है, ऐसी भूमि, मतलब सिंपली देखिए क्या है, कोई अगर आप परती भूमि है कोई, या कोई जीएम लैंड है, जो अभी बताया मैंने गैर मजरूआ, या कोई टाण है, टाण, इस प्रकार की किसी भूमि को जब रैयत ने कोड़ करके धान का खेत बना दिया, धान का खेत बनाया, किसके द्वारा? रैयत द्वारा। कोई रैयत द्वारा इसको धान का खेत बना दिया गया। इस प्रकार के खेत को कोड़कर, या इस प्रकार की भूमि को कोड़कर भूमि कहते हैं। जाहिर है, जब इतना ध्यान इन्होंने मेहनत किया। अब देखिए होता क्या था कि धान का खेत करेंगे, धान होगा तभी ना राजस्व मिलेगा। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं, कोई सरकारी भूमि का भी ऐसा कर दिया, आज ना सरकारी भूमि कम हो गया, उस दौर में तो खूब था। तो अगर आप कर दिए तो आप सरकार पर एहसान कर रहे हैं, और इसका नतीजा इसका क्या होगा कि आपको बोलेगा कि 3 से 4 वर्ष के लिए लगान मुक्त होगा। मतलब पहले चाहता था सरकार की सब करे, क्योंकि जितनी कृषि भूमि बढ़ेगी उतनी क्या होगी, भू राजस्व बढ़ेगा। तो 3 से 4 वर्ष के लिए लगान मुक्त हो जाता था। इस प्रकार की भूमि को आप क्या बोलते हैं? कोड़कर भूमि बोलते हैं। कोई समस्या? बोलिए। अच्छा, कुछ बातें और याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ये जो अभी हमने देखा ना राखाल दास हल्दर के बारे में, भूयहरी सर्वे, ये राखाल दास ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। क्या इन्फॉर्मेशन दिया? कि लगभग मान के चलिए 2482 गांव में यह सर्वे इन्होंने किया। 2482 गांव में इन्होंने यह सर्वे किया है, याद रखिएगा। तो पुरानी रांची जिला के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें इन्होंने यह सर्वे किया था। और अगर आप और आगे बढ़े तो भूमि पर भी जब आगे बात करें तो एक व्यक्ति हैं टेलर, समझे? तो कौन है? टेलर महोदय हैं। और टेलर महोदय के बारे में बात करूं तो टेलर ने क्या किया है कि भूमि को कई भाग में बांट दिया है। आप अगर इसको जरा सा और आगे चलें, उसको समझने का प्रयास अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा कि आ, हाँ, तो क्या किया है टेलर, टेलर से जरा सा मैं चीजों को समझा दूं। टेलर ने, टेलर नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया कि जो भूमि है उसको 7 अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। भूमि को 7 भाग में बांट दिया, मतलब 7 अलग अलग नाम से इन्होंने जाना। अब इन 7 का नाम याद रखना, ठीक है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 का नाम आपको याद रखना है कि क्या क्या था। तो एक जिसको आप कह दिए भूइंहरी भूमि, अभी हमने देखा ना भूइंहरी या खूंटकट्टी भूमि, वो वही है जिसको राखाल दास हल्दर ने सर्वे किया, ये वही है। इसमें कोई अब चर्चा मैं नहीं करूंगा। एक हो गया जिसको आप महतई भूमि कहेंगे, महतोई,
या एक तरीके से समझिए ना कि इन्होंने भूइहरी भूमि को, ये भी और क्लियर कर दूं, भूइहरी भूमि जितनी मिली है उस भूइहरी भूमि का 7 भागों में, ठीक है। तो एक डिवीजन हो गया क्या, महतोई। एक डिवीजन इसका हो गया मुंडारी, माने भूइहरी मुंडारी जिसको आप बोल सकते हो, मुंडारी, करेक्ट। एक हो गया पहनई, पहनई भूमि, अलग अलग प्रकार की भूमि बता रहा हूं, क्लियर हो जाए। एक हो जाता है आपका भूइहरी पनभरा भूमि, एक हो जाएगा आपका डाली कटारी भूमि, और एक हो जाएगा आपका भूत खेता। इस प्रकार 7 अलग अलग नाम दे दिया, समझना है एकदम। देखिए क्लियर, मेरे बाद रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस क्लास के मैंने इस पूरे टॉपिक के एंड होते होते आपको लगने लगेगा कि इस पूरे सेक्शन का सबसे आसान टॉपिक, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका। तो भूइहरी भूमि तो आप जान गए, जो राखालदास हल्दर ने उधर पूरे रांची, पुराने रांची जिला के आसपास में जो कुछ किया था। महतोई भूमि, महतो, महतो कौन था, तो आपको पता है कि उरांव गांव का जो ग्राम प्रधान होता है उसको महतो कह रहे थे, प्रशासनिक प्रधान गांव का। तो महतो को दी गई भूमि, भाई आप गांव के प्रशासन के हेड हैं, तो आप एक काम करिए, आपको टाइम कम मिलेगा, आपको यह भूमि देते हैं, इस पर आप खेती करिए और अपना परिवार पालिए, करेक्ट। समझ में आ रही बात। वही एक मुंडारी भूमि है। देखिए जिस तरीके से उरांव गांव का हेड को आप महतो कह रहे हैं ना, मुंडा गांव के हेड को मुंडा कहा जाता है, समझ में आ रही बात। तो जस्ट मुंडा को दी जाने वाली, को दी जाने वाली या दी गई भूमि। इसके अलावा पाहन कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो पाहन को दिया जाने वाला जो भूमि है उसको पहनई कह दिया गया। पनभरा भी एक ऐसा पद है जो मीटिंग वूटिंग बुलाता है, जब मीटिंग वूटिंग चलता है तो पानी वानी पिलाता है, ऐसे इंसान। तो पनभरा को दी जाने वाली भूमि को पनभरा भूमि कहते हैं। डाली कटारी, ये जो डाली कटारी है, डाली कटारी और भूत खेता वास्तव में देखिए पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होता है यह भूमि, इस भूमि का प्रयोग, ठीक है। मैंने इस भूमि में जो खेती बाड़ी होगा वो गांव का सार्वजनिक जो पूजा होगा उसमें इस्तेमाल। और गांव में भूत ऊत को बलि उली, मतलब भूत ऊत को जो दान उन देने वाले में जो चढ़ावा उढ़ावा चढ़ाने के लिए भूत को एक व्यवस्था रखी गई, एक जब भूमि दे दी गई जिसको भूत खेता कहा गया। तो कुल मिलाकर के टेलर महोदय ने इस प्रकार अलग अलग प्रकार के 7 भूमियों का जिक्र किया। मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फिर चीजों को आगे बढ़ाना है। अभी ये जो टेक्निकल टर्म्स आपको बताया है मैंने, है ना, उसको आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ लीजिएगा, जान जाइएगा। मैं वो आशा करता हूँ बहुत आसान शब्दों में मैंने चीजों को आपको समझाया है। और अभी घबराना नहीं है, अभी तो सीएनटी शुरू भी नहीं हुआ है। सीएनटी की जो शुरुआत करेंगे और एसपीटी खत्म करते होते होते आप खुद एक एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं। लैंड रेवेन्यू एक्सपर्ट के रूप में आपको मैं कन्वर्ट कर दूंगा। सो देर इज नो नीड ऑफ वरी, ठीक है, ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद का सेक्शन, मतलब सीएनटी की धारा 1 से चीजों को समझने के लिए।